हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी हिंदी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजन सीरीज के अंतर्गत आने वाले 124 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनमें से हम 75 प्रश्न कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम 25 प्रश्न करने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी समय को गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, अहि शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सर्प, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है शार्दूल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है निरप और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है भौरा। तो अहि शब्द का अर्थ क्या होता है, आप सभी को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो बात करते हैं पहले प्रश्न के सही उत्तर की। पहले प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सर्प। अहि शब्द का अर्थ होता है सर्प, यानी कि सांप, जिसे हम कह सकते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार मेंशन करता हूं, प्रश्न का उत्तर इस पीडीएफ के माध्यम से आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले प्रश्न के बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न हमें दिया गया है, स्थावर शब्द का विलोम शब्द है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है सचल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चेतन, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चंचल और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है जंगम। तो स्थावर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थावर का होता है जंगम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न के बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अर्थात बर्तनी संबंधी प्रश्न हमसे पूछा गया है कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा। पहला ऑप्शन में हमें दिया कुमुदनी, तीसरा ऑप्शन कुमुदिनी, तीसरा ऑप्शन कुमुदनी और चौथा ऑप्शन कुमुदिनी। तो यहाँ पर बात करते हैं सही उत्तर की, तो दो ऑप्शन हमारे एक से दिए गए हैं, बी और डी। तो आप इन दोनों में से कोई भी सही उत्तर लगा सकते हैं। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, लेकिन कुमुदनी हमेशा छोटी ई की मात्रा से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। चौथा प्रश्न हमें दिया गया है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वो टाइप नहीं हो पाया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है श्रृंगार, दूसरा ऑप्शन नीचे रेर लगा हुआ है इसमें, तीसरा ऑप्शन भी हमें रेर के साथ दिया गया है और चौथा ऑप्शन है श्रृंगार। तो श्रृंगार हम जब भी लिखते हैं तो इनमें से हमारा कोई भी सही नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी जैसा श्रृंगार लिखते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है। श्रृंगार हम जब भी लिखते हैं तो हमेशा शिरा ऐसे बनता है, ऐसे करके लिखा जाता है श्रृंगार हमेशा। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। सही शब्द हमारा श्रृंगार इस प्रकार से लिखा जाता है। एक बार मैं फिर आप सभी को लिख कर दिखा देता हूँ। श्रृंगार जब भी लिखा जाएगा तो आधा शिरा बनता है, उसके बाद गार लिखा जाता है। तो श्रृंगार हमेशा शुद्ध ऐसे लिखा जाता है, ऊपर अंक की बिंदी होती है ये। तो हमारा श्रृंगार सही ये वाला हो जाएगा, बाकी सब हमारे गलत ऑप्शन हो जाएंगे। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा गया है, भाषा संसार का नादमय चित्र है, यह कथन किसका है। तो ये एक कथन दिया गया है हमें, उसके बारे में हमसे पूछा गया है कि ये किसका कथन है। पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा ऑप्शन है रामचंद्र वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत और चौथा ऑप्शन है बाबूराम सक्सेना। तो भाषा संसार का नामदय चित्र है, यह कथन किसका है। बात करते हैं पांचवें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। पांचवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत ने यह बताया है या ये कहा है कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। इसके बाद बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। छठा प्रश्न हमसे पूछा गया है, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हमसे नेगेटिव आंसर पूछा गया है। नहीं शब्द को बहुत ध्यान से पढ़ना है प्रश्न पढ़ते समय। अगर कहीं पर नहीं दिया गया है तो जो हमारा नेगेटिव आंसर होगा वही सही हो जाएगा। तो देवनागरी की विशेषता से संबंधित कौन सा नहीं है, आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। दूसरा ऑप्शन, एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता। तीसरा ऑप्शन, शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक
केवल अलंकरण के लिए होता है। और चौथा ऑप्शन, एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। ये व्यक्ति लिख गया है लेकिन व्यक्त होगा यहाँ पर। तो बात करते हैं छठे प्रश्न के सही उत्तर की। तो छठे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है। ये बात हमारी गलत है। छठे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये हमारा देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है, सी ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया व्यंजन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया स्वर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया शब्द और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया वर्ण। तो इस प्रश्न को बहुत अच्छे से करके जाना है। इससे रिलेटेड मैं एक और प्रश्न अभी आपको बताने वाला हूँ। तो इस पहले बात करते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की। तो इसमें जो हमें विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी वर्ण। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। लेकिन एक बात याद रखना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जब भी पूछे और अगर वहाँ पर ध्वनि हो वर्ण के साथ, अगर ध्वनि लिखा हुआ आपको दिख जाए तो वहाँ पर आपको ध्वनि को लगाना होगा सही उत्तर, ना कि वर्ण को। जब आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई तो हमारा ध्वनि सही होगा, या फिर सबसे छोटी इकाई अगर ध्वनि होगा तो ध्वनि को लगाएंगे। और अगर वहाँ पर आपसे पूछा जाए कि भाषा के सबसे छोटी लिखित इकाई अगर जब भी दिया जाएगा तो हम वर्ण को सही उत्तर के रूप में चुनेंगे। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं आठवें प्रश्न के बारे में। आठवां प्रश्न हमसे पूछा गया है, अनुग्रह शब्द का विलोम है। विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न है कि अनुग्रह शब्द का विलोम क्या होता है। पहला ऑप्शन आग्रह, दूसरा ऑप्शन ग्रहण, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है संग्रह और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है विग्रह। तो अनुग्रह शब्द के विलोम शब्द की यदि हम बात करें, आठवें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द होता है विग्रह। इसके बाद बात करते हैं नवें प्रश्न के बारे में। नवा प्रश्न हमें दिया गया है, अब्ज शब्द का अर्थ है। तो अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया है शंख, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है कमल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है कपूर और चौथा ऑप्शन हमें दिया है उपरोक्त सभी। तो अब्ज शब्द जो होता है वो हमारे इन तीनों का अर्थ व्यक्त करता है। शंख भी होता है उसका अर्थ, कमल भी होता है और कपूर भी। तो नवे प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही अर्थ हमारे अब्ज शब्द के होते हैं। नवे प्रश्न के बाद बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में। 10वां प्रश्न हमें दिया गया, का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। तो ये मैं बहुत ही बार बता चुका हूँ, का से माँ तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं। ऑप्शन हमें पहला दिया गया है ऊष्म, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है अंतस्थ, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्पर्श और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है संयुक्त। तो बात करते हैं 10वें प्रश्न के सही उत्तर की। 10वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, का से माँ तक के जो हमारे 25 व्यंजन होते हैं वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। 5 वर्ग होते हैं और पांचों वर्ग में 5-5 व्यंजन दिए गए होते हैं जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या होती है 25। इसके बाद बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें यहाँ पर समुद्र शब्द का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है जलधि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पयोधि, तीसरा ऑप्शन उदधि और चौथा ऑप्शन उर्वशी। तो बात करते हैं 11वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो समुद्र का पर्यायवाची जलधि भी होता है, पयोधि भी होता है, उदधि होता है, लेकिन उर्वशी जो शब्द होता है वो समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उर्वशी। उर्वशी हमारा समुद्र का पर्यायवाची नहीं होता। इसके बाद बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है। आपको वर्णमाला और पर्यायवाची शब्द बहुत ध्यान से पढ़कर जाने हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके यहीं से बनते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है गिरिराज, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है गिरिजेश, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है हिमाद्री और चौथा ऑप्शन हमें दिया है नगराज। तो हिमालय शब्द का जो पर्यायवाची नहीं होता है
बात करते हैं 12वें प्रश्न के सही उत्तर की, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गिरिजेश। गिरिजेश हमारा जो शब्द होता है वो हिमालय का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी गिरिराज, हिमाद्री और नगराज ये सभी हमारे हिमालय के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 13वें प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? अब हमें सरस्वती शब्द दिया गया है, उसका पर्यायवाची हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है महाश्वेता, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है वीणापाणी, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है भारती और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पद्मा। तो इन सभी में से जो भी हमारा सही उत्तर है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करना है। 13वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो सरस्वती शब्द का पर्यायवाची जो नहीं होता है वो है पद्मा। पद्मा हमारा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी महाश्वेता, वीणापाणी और भारती ये सभी हमारे सरस्वती शब्द के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 14वें प्रश्न के बारे में। 14वां प्रश्न हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के पर्यायवाची आप सभी को याद होंगे। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है निशाकर, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है प्रभाकर, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है दिनेश और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है दिनकर। तो सूर्य के पर्यायवाची जो नहीं होगा। बात करते हैं 14वें प्रश्न के सही उत्तर की। 14वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, निशाकर। बाकी प्रभाकर, दिनेश और दिनकर ये सभी हमारे सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। निशाकर हमारा सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। 14वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न के बारे में। 15वां प्रश्न हमसे पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो सुंदर शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ललाम, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है चारू, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है मंजूषा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है मंजुल। बात करते हैं 15वें प्रश्न के सही उत्तर की। तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मंजूषा। मंजूषा शब्द जो होता है वो सुंदर का पर्यायवाची नहीं होता। बाकी ललाम, चारू और मंजिल ये सभी हमारे सुंदर शब्द के पर्यायवाची होते हैं। इसके बाद बात करते हैं 16वें प्रश्न के बारे में। उज्ज्वल का समानार्थी है, अर्थात उज्ज्वल जो शब्द होता है उसका समानार्थी शब्द क्या होगा हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ध्वल धवल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है स्वच्छ और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है कुंठा और तीसरा ऑप्शन हमें दिया है कुंठा और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है पवित्र। तो उज्ज्वल शब्द के समानार्थी शब्द की बात की जाए तो 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धवल। उज्ज्वल का समानार्थी शब्द हो जाएगा धवल। 16वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में। 17वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, ऊर्जा का समानार्थी है, अर्थात ऊर्जा शब्द का समानार्थी शब्द हमसे पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन हमें दिया गया है तीक्ष्ण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है उष्णता, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है तीव्रता और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है ओज। तो ऊर्जा के समानार्थी शब्द की बात करें 17वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ओज। ऊर्जा का समानार्थी शब्द होता है ओज। 17वें प्रश्न के बारे में बात करते हैं। 17वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 18वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं, अर्थात जो गृह कार्य होता है उसमें हमें किस प्रकार के प्रश्न करवाए जाते हैं। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है अवबोध की दृष्टि से, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है ज्ञान की दृष्टि से और तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आ और बा विकल्प दोनों और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 18वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 18वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ और ब दोनों विकल्प, क्योंकि अवबोध की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से ही हमें गृह कार्य में प्रश्न करवाए जाते हैं। 18वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 19वें प्रश्न के बारे में। 19वां प्रश्न हमें दिया गया है, वाचन शिक्षण की विधि है। वाचन शिक्षण की विधि कौन सी है हमें बताना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है संप्रेषण विधि, दूसरा ऑप्शन अनुकरण विधि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है आ और व दोनों और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण की जो विधि होती है वो होती है हमारी संप्रेषण और अनुकरण दोनों। तो 19वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ और व दोनों। वाचन शिक्षण की जो विधि होती है वो अनुकरण विधि भी होती है और संप्रेषण विधि भी होती है।
इसके बाद बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में। 20वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन मनन शक्ति का विकास, दूसरा ऑप्शन तार्किक योग्यता का विकास, तीसरा ऑप्शन आ और व दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं मौन वाचन यानी कि मन में पढ़ना, तो इससे हमारी मनन शक्ति का भी विकास होता है और तार्किक योग्यता की, हमारी रीजनिंग भी अच्छी होती है जब हम मन को किसी चीज़ में रहकर पढ़ते हैं। तो बात करते हैं 20वें प्रश्न के सही उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी हमारा आ और व दोनों विकल्प हमारे सही हो जाएंगे। आशा करता हूँ आपको 20 प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद बात करते हैं 21वां प्रश्न के बारे में। 21वां प्रश्न हमें है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसे बहुत सारे लोग गलत करके आते हैं, तो बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है बोलने का कौशल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है लिखने का कौशल, तीसरा ऑप्शन हमें दिया गया है पढ़ने का कौशल, और चौथा ऑप्शन हमें दिया गया है उपयुक्त सभी। तो बात करते हैं लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि क्या होती है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं कि वो देखते हैं उपयुक्त सभी ऑप्शन में और उसे सही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। यहाँ हमसे पूछा गया है कि लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि कौन सी है, तो हमें लेखन से संबंधित उत्तर देना है। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिखने का कौशल। जो लेखन शिक्षण की प्रमुख विधि है उसमें लिखने का कौशल देखा जाता है। 21वें प्रश्न के बाद बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न हमसे पूछा गया है, वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन हमें दिया है बोलने के कौशल, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है पढ़ने के कौशल, तीसरा ऑप्शन आ और ब दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो वाचन शिक्षण का उद्देश्य बोलने के कौशल से भी संबंधित है और पढ़ने के कौशल से भी संबंधित है। तो यहाँ हमारे 22वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आ और ब दोनों। क्योंकि जब भी वाचन शिक्षण की बात आती है तो बोलने के कौशल और पढ़ने के कौशल से संबंधित है हमारा वाचन शिक्षण। फिर बात करते हैं 23वें प्रश्न के बारे में। 23वां प्रश्न है, या र ला ब व्यंजन कहलाते हैं। तो ये मैं कई बार पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि या र ला ब हमारे कौन से व्यंजन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतस्थ। या र ला ब हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ के जाना है, राजन सीरीज में बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर गलत दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमें पूछा गया है, द्विज शब्द का अर्थ है। पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन पक्षी, तीसरा ऑप्शन पहला ऑप्शन हमें दिया गया है ब्राह्मण, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है दांत, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है पक्षी, और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो द्विज शब्द का जो अर्थ होता है वो ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये चारों ही हमारे द्विज शब्द के अर्थ दिए गए हैं। इसके बाद बात करते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न के बारे में, 25वें प्रश्न के बारे में, जो कि हमसे पूछा गया है, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो जो लिपि का विकास होता है उसका प्रथम सोपान कौन सा है। पहला ऑप्शन हमें दिया है चित्रलिपि, दूसरा ऑप्शन हमें दिया है वर्णलिपि, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है अक्षर लिपि, और चौथा ऑप्शन हमें दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं 25वें प्रश्न के सही उत्तर के बारे में। 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रलिपि। किसी भी लिपि के विकास का प्रथम सोपान होता है चित्रलिपि। तो ये थे हमारी आज की वीडियो के 25 के 25 प्रश्न। आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब हमारी एक वीडियो दोपहर तक या शाम तक आप सभी को मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और आज हमारे राजन सीरीज़ के जितने भी बहुविकल्पीय दिए गए हैं हिंदी के, वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। कल से आपको दूसरे सब्जेक्ट के बहुविकल्पीय मिलेंगे, उसके बाद आपके अति लघु और बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जाएंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करेंगे और सभी साथियों से लाइक करने का भी निवेदन करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।